टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के एक से बढ़कर एक बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। कोहली साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं और मुझे लगता है कि आपको देख के बिल्कुल याद आ गई कि अब सावन आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। सावन का स्वागत करने के लिए आज आपको मैं हरा हरा दिखाई दे रहा हूँ। वाह, तो क्या हमारे दर्शकों को भी कुछ हरा हरा गिफ्ट करेंगे? और ये तो देखिए, ये तो यहाँ तो हमेशा हरियाली रहती है। टैक्स बचाना मतलब हरियाली रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हर बार शो में आपके लिए कुछ खास होता है। और बता दूं इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। दूर करेंगे ITR फॉर्म भरने की उलझने, बताएंगे कि आपके लिए कौन सा ITR फॉर्म है जरूरी। विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि GST कंपोजिशन स्कीम में कन्वर्ट होने के लिए क्या है कायदे कानून। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जुलाई का महीना है और हर इनकम टैक्स पेयर्स के लिए ITR इनकम टैक्स रिटर्न भरना बेहद ज़रूरी होता है और 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है। क्यों? तो जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इतने सारे ITR फॉर्म दिखते हैं कि कौन सा भरें, किसके लिए, हमारे लिए कौन सा है। तो पहले तो कितने ITR फॉर्म होते हैं वैसे? कुल मिला के तो लक्ष्मण 7 से भी ज्यादा होते हैं। 7 से भी ज्यादा होते हैं। तो अगर चुनना हो तो मैं अगर इंडिविजुअल के हिसाब से देखें, चूंकि इंडिविजुअल ज़्यादा कम उलझे रहते हैं, इंडिविजुअल के लिए कौन सा ITR फॉर्म जरूरी है, कैसे देखा जाए? उनके सैलरी ब्रैकेट के हिसाब से तो 2 क्राइटेरिया, एक तो आपकी इनकम का सोर्स क्या है और एक इनकम का क्वांटम कितना है, मतलब कितनी इनकम है। तो अगर हम इनकम सोर्स से देखें लक्ष्मण, तो सबसे पॉपुलर सहज है, जिसको फॉर्म 1 कहते हैं, जिसमें अगर आपकी 3 सोर्स से इनकम हो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एक घर से, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और 50 लाख तक है, तो आप फॉर्म 1 कर सकते हैं। मतलब सहज के लिए 50 लाख से ज्यादा आमदनी होगी तो फिर आप नहीं करेंगे? नहीं, फिर सहज नहीं रहेगा, फिर वो ITR 2 में चले जाएंगे। अच्छा, तो या तो 50 लाख क्रॉस हो, ITR 2 आ गए। आप ही के सवाल से अगला भी आ जाता है, ITR 2, या आपके पास कैपिटल गेन इनकम है, या एक से ज्यादा मकान है, तब भी ITR 2 आ गया। तो ये तो हो गया इसका। अब मान लीजिए आप बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है और प्रोप्राइटरशिप चलाते हैं और आपकी 2 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी है, सेल है टोटल, तो फिर हम ITR 3 पर आ जाते हैं। पर ये नहीं है लक्ष्मण के ITR 3 में आप बाकी के सोर्सेज नहीं दिखा सकते। मतलब जिस सोर्स का हमने मुख्यतः नाम लिया, उसके अलावा बाकी सोर्सेज भी उसी फॉर्म में फिर दिखा सकते हैं। तो ये ITR 3 तक बात की। लेकिन इसके अलावा, इंडिविजुअल के अलावा बात करें कि कंपनी भी कई सारे कॉर्पोरेट होते हैं, उनको भी ITR भरना होता है, तो मोटे तौर पर उनके लिए क्या पैमाना है? जी हाँ, फिर ITR 3 से जब हम ITR 4 पर जाते हैं, तो ITR 4 भी लक्ष्मण इंडिविजुअल्स भी प्रयोग कर सकते हैं। उसको हम सुगम कहते हैं। पहले को सहज कहा, इसको हमने सुगम कहा। ये है प्रिजम्पटिव टैक्स, मतलब जो लोग बिना खाते मेंटेन किए, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए, जो प्रिजम्पटिव टैक्स का जहां 8%, 6% आपको प्रॉफिट दिखाना होता है, उसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप सुगम पे जाइए। फिर 5 चलता है फर्म्स पे, जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती है। 6 कंपनी पे आ जाता है। फिर उसके बाद 7 चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होती हैं। तो मैं इंडिविजुअल के लिए अगर हम गिने लक्ष्मण, तो पहले के 4 जरूरी फॉर्म्स हैं। 4 जरूरी फॉर्म्स हैं। एक इन सारे को समअप करते हुए एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि किसी के पास सैलरी से आमदनी होती है, लेकिन सैलरी के अलावा भी थोड़ी बहुत आमदनी उसको हो जाती है अलग सोर्स से, तो बिजनेस के सोर्स से कहें, किराए से आमदनी हो जाती है, और सब मिला के 50 लाख से ज्यादा होती है, तो फॉर्म कौन सा जाएगा उनके लिए? ITR 2। तो फिर तो 2 हो गया, ITR 2 बिल्कुल। अगर पर 50 से कम होती है तो फिर आपने जितने नाम लिए, ये फिर उस कैटेगरी के हिसाब से होगा। गलती से कोई दूसरा फॉर्म भर दिया तो कोई नहीं, गलती से आपने दूसरा फॉर्म भर दिया तो आपकी वो डिफेक्टिव रिटर्न मान ली जाएगी। डिफेक्टिव रिटर्न मान ली जाएगी। चलिए, इसका खास ख्याल रखिएगा। और इसके बावजूद कोई उलझन आपके पास हो तो बताइएगा, हम लोग पूरे महीने आपको बताते रहेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के लिए भरने के लिए क्या है बारीकियां और आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। फिलहाल तो आपको अपने बताया कि कौन से फॉर्म आपके लिए बेहद उपयोगी है। लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में एक और चीज होता है, वो होता है कई बार बकाया टैक्स भी चुकाना चाहते हैं ITR को लेकर। क्यों ऐसा होता है ना? जी बिल्कुल, उसको सेल्फ असेसमेंट करते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका सवाल लेते हैं, फिर उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे अलग से। सबसे पहले कॉलर हैं दिल्ली से, GD शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत दिनों से देखता हूँ सर, और सारे ITR वगैरह जो भी मैं फाइल करता हूँ, आपको प्रोग्राम देख के ही करता हूँ। खुद ही कर लेते हैं सारा कुछ? खुद ही कर लेता हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। अभी पिछले इस साल मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बताएं। मेरे 2 सवाल हैं सर। हाँ। एक तो ये है कि सर, मैंने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में बॉन्ड लिए थे 2011 में। ठीक है।
तो सर उसका अभी रिडेम्पशन हुआ है 2021 दिसंबर में, तो उससे जो इनकम आई उससे मेरा 10% TDS उन्होंने काट के दिया जी। अब मेरा सवाल ये है कि सर वो जो इनकम है उसको कैपिटल गेन में लिया जाएगा या इंटरेस्ट इनकम में मैं शो करूं, कैसे शो करूं? और दूसरा मेरा एक सवाल है सर कि मैंने PMVVY योजना ली हुई है। पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर अगले सवाल आपसे पूछूंगा। आप फोन लाइन पे बने रहिए। हाँ, इनके लिए क्या देखिए, GD साहब के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 2011 के जिन ये बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, और इनको देखना पड़ेगा कौन सा है, क्योंकि 3 तरीके के बॉन्ड लक्ष्मण उस समय निकाले गए थे। एक थे कैपिटल गेन बॉन्ड, एक थे बॉन्ड जिसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैपिटल गेन के नहीं थे, और एक टैक्स फ्री बॉन्ड भी निकाले गए थे। तो GD साहब, अगर क्या पता ये टैक्स फ्री हो, पर अगर TDS कट गया है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं, पर मुझे लग रहा है टैक्स फ्री शायद नहीं होंगे, क्योंकि TDS नहीं तो नहीं काटते। तो आप देखिए कि ये आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हैं या कैपिटल गेन। मुझे लग रहा है आपकी बात सुन के कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके ऐड होगा, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा आप एक दफे चेक कर लें, क्योंकि तीनों तरीके के बॉन्ड्स PFC निकालता रहता है। बिल्कुल। अगला सवाल क्या है शर्मा जी? सर मैंने PMVVY योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में 15 लाख रुपए लगाए हुए हैं। ठीक है। तो उससे सर हर महीने 10,000 रुपए मेरे को इनकम आती है। अब वो जो इनकम है उसको मैं ITR में एज ए पेंशन इनकम में ट्रीट करूं और इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करूं? जी नहीं, GD साहब, आप उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। जो आपके 1,20,000 हो गई, हर महीने 10,000 आ रही है, उसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। ये कैपिटल गेन में नहीं आता है, कैपिटल गेन में नहीं आएगा, पेंशन में भी नहीं आएगा। पेंशन में भी नहीं आएगा। चलिए, तो मुझे लगता है आपकी उलझने दूर हो गई शर्मा जी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव जैन साहब फोन लाइन पे। संजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या उलझन आपकी? सर मैं ये पूछा था कि मैं अभी 2020 में रिटायर हुआ था जी। तो मेरा PF कटता था पहले, तो मैंने PF अभी निकाला नहीं है, तो क्या वो टैक्सेबल है अभी अगर 3 साल बाद निकालूं मैं? संजीव जी, PF की टैक्सेबिलिटी रिटायरमेंट के बाद तो नहीं होती, PF एग्जेम्प्ट होता है। आप अगर उसके ब्याज का जानना चाहते हैं कि उसका जो ब्याज है, तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल की एक रूलिंग आई थी और एक सेक्शन 10-12 अगर आप पढ़ के देखें, उसमें लिखा है कि जब तक आप एम्प्लॉई रहते हैं तब तक के लिए तो वो ब्याज कर मुक्त रहता है, पर जैसे ही आप रिटायर होते हैं, तो IT-80 की रूलिंग भी है इसके सपोर्ट में, क्योंकि लक्ष्मण इसके इंटरप्रिटेशन से प्रॉब्लम आई थी कि एम्प्लॉई रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, क्या एम्प्लॉई नहीं रहते? तो आप रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉई नहीं रहते, तो रिटायरमेंट के बाद जो PF का संजीव जी इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। बाकी PF विड्रॉ करना तो एग्जेम्प्ट होगा। मेरे ख्याल आप कंफ्यूज हो गए शायद, आप पूछना चाह रहे होंगे ब्याज क्या, क्योंकि PF तो ये तो सर्वविदित है कि ये एग्जेम्प्ट है। संजीव जी, कुछ उलझन है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया? बस ये पूछा था मैं, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो टैक्सेबल है या नहीं? देखिए, हमने आपके मन की बात जान ली। हमें लग रहा था आप इंटरेस्ट पूछना चाहते हैं और गलती से आप प्रोविडेंट फंड बोल रहे हैं। जी तो बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए ऐसे शो, और कोई भी उलझन हो तो बताइएगा मुझे। और इस बीच हमारे पास एक ईमेल आया है सुमंगला जी का, जो कि विजयपुर कर्नाटक में रहने वाले हैं, और इनके साथ ये है कि इनका पेंशन और डिविडेंड से इनकी कमाई होती है, और शेयर बाजार में कुछ ये ट्रेडिंग भी करते हैं, लेकिन रेगुलर ट्रेडर नहीं है। तो ये कहना ये चाहते हैं, ट्रेडिंग में कई बार इनको नुकसान हो जाता है। तो नुकसान जो होता है, क्या उस नुकसान को डिविडेंड से जो उनकी आमदनी होती है, क्या डिविडेंड से होने वाली आमदनी के साथ उसकी भरपाई कर सकते हैं? देखिए, अगर तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है लक्ष्मण, मतलब आप रोज खरीदा, दिन में खरीदा बेचा, तो फिर तो ये स्पेकुलेटिव हो जाएगा। अगर स्पेकुलेटिव लॉस है तो फिर इसको आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। पर अगर इसको आप F&O की तरह कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप कर रहे हैं, बिजनेस की तरह चला रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा है, फिर आप, क्योंकि वो बिजनेस लॉस होता है, उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे। पर अगर इंट्राडे होगी तो नहीं कर पाएंगे। और अगर ये कैपिटल गेन वगैरह है तो फिर तो ये वैसे ही कैपिटल गेन में जाएगा, आप डिविडेंड के खिलाफ इसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। सेट ऑफ करने का प्रावधान तो है, इसके पीछे कई सारी शर्तें जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, बताएंगे कि एडवांस टैक्स पे जो आप पर पेनल्टी या ब्याज लग जाता है उससे कैसे बचा जा सकता है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।